हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ ठीक हो। तो हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ना शुरू किया है। जानते हैं ना आपकी टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या है। टेक्सोनॉमिकल एड्स वो सारी ऐसी चीज़ें जो हमको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगी, तो वो हमारे लिए क्या होंगी, टेक्सोनॉमिकल एड्स होंगी। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा है, हर्बेरियम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम और म्यूजियम जो हैं वो नॉन लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जबकि बोटानिकल गार्डन और जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वो कैसे हैं, लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। याद रखेंगे, बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, जंगल नहीं होता। मैंने आपको दिखाया था कितने सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं बोटानिकल गार्डन। प्लांट्स को मतलब जहां वो ग्रो कर रहे होते हैं ना, पहले वहां से लाया जाता है और एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है। वहां पे उनकी बहुत केयर होती है, ठीक, ताकि उनकी स्पीसीज को बचाया जा सके। ऐसा ही जूलॉजिकल पार्क्स में होता है कि जंगल में जानवर हैं, ठीक है, वहां से ले आएंगे, अगर उनकी स्पीसीज खत्म हो रही है तो फिर उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ते हैं। दीज आर द प्लेसेस where wild animals are kept in protected environments under human care। समझ के, क्या जंगल में आप केयर करने जाते हो जानवरों की? नहीं ना। तो जूलॉजिकल पार्क्स में वो ऐसी जगह होती है, जूलॉजिकल पार्क्स, जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, जंगली जानवरों को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, ह्यूमन केयर के अंडर, which enable us to learn about their food habits and behavior। और जब हम अपने पास रखते हैं उन जानवरों को, उनकी केयर करते हैं, उनका हर तरफ से ध्यान रखते हैं, तो हम उनके बारे में, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, क्या वो खाते हैं, क्या वो नहीं खाते हैं, उनका कब क्या बिहेवियर होता है, ये सब हम जान लेते हैं। समझ के ना। तो जूलॉजिकल पार्क्स में जंगली जानवरों को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है और हम भी उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में जानते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं जू में, उनको वैसी ही कंडीशन दी जाती हैं जैसे कि नेचुरल हैबिटेट में पाई जाती हैं। ठीक, बच्चों को जो है बहुत अच्छा लगता है इन पार्क्स में जाना, इनको कॉमनली जूस कहा जाता है। ये अब ये जो आगे दिया है ये एनसीईआरटी पे नहीं है, आप नोट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क जो है वो है अरिनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। कहाँ है? चेन्नई में है, और जू ऑफ एलिपोर कोलकाता में है। ठीक है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। फिगर 1.3 पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जूलॉजिकल पार्क्स में हमको ये दिखता है। देखिए, अब वन हॉर्न राइनोसोरस आप देख रहे हैं, ठीक है, फिर राइनोसोरस ही है ना, ठीक, ये देखिए लायन है, टाइगर है, ठीक, तो ये सब आपको दिख रहे हैं ना। चलिए फिर अब पढ़ते हैं हम की क्या होता है। ध्यान से सुनिए, की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टैक्सोनॉमिकल एड आता है, जिसके बेसिस पे हम प्लांट और एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, कि दरअसल जो है ये समझ लो कि मैंने तुम्हें कहा कि क्या इस जो सपोज करो तुम्हें कोई प्लांट का स्पीसीज मिला, मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या उस प्लांट में सीड है? तुम बोलोगे है या नहीं, तुम बोलोगे हाँ या ना। तुमने बोला हाँ, ठीक है, सीड है। तो क्या उस प्लांट में सीड बन रहा है? ये एक की थी, क्या थी ये बेटा? की थी, जिसमें दो बातें थी, या तो बन रहा है या तो नहीं बन रहा है। ठीक, अब तुम एक चूज करोगे। बन रहा है तो तुम समझ जाओगे कि ये तो प्लांट या तो जिम्नोस्पर्म से होगा या तो एंजियोस्पर्म से होगा। समझ गए ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें की क्या पाई जाती है? सीड पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह का कोई भी ऐसा लाइन, कोई भी इस तरह की जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमें इस इंडिविजुअल को कौन से ग्रुप में रखना है। चलिए देखिए, पढ़ते हैं हम इसको। ठीक, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड
डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, मतलब कि में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट्स को, एनिमल्स को, पर हम क्या देखेंगे, उनका सिमिलैरिटी होगा कुछ दूसरे प्लांट और एनिमल के साथ या डिसिमिलैरिटी होगा। ठीक, तो जिसके साथ सिमिलैरिटी है हम उसके ग्रुप के साथ उसको रखते रहेंगे। ठीक है, जिससे डिसिमिलैरिटी है उससे अलग करते रहेंगे। तो की में आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पे बेस्ड होती है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, किस पे बेस्ड है की बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग कैरेक्टर होंगे। जैसे मैंने कहा सीड है या सीड नहीं है, तो दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुए, तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, सीड है या सीड नहीं है। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। तो याद रखेंगे कपलेट क्या होता है कि की जो है कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती है जो जनरली पेयर में होते हैं, और उसी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को हम कपलेट कहते हैं। ठीक है, कपलेट में अब मैंने कहा फ्लावर जो है वो पेड़ पे फूल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो पेड़ पे फूल है या नहीं है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और दोनों क्या हैं, कपलेट हैं। समझ के, अब फूल होगा तो एंजियोस्पर्म्स आएंगे, फूल नहीं होगा तो जिम्नोस्पर्म्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। अब दो ऑप्शन दे रही हूं तो तुम एक ऑप्शन चूज करोगे ना, कुछ चीज होगी कुछ चीज नहीं होगी। ठीक है, तो एक तुम एक्सेप्ट करोगे, एक तुम रिजेक्ट करोगे, अपना एक चॉइस बनाओगे इनको लेके। तो दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। तो की में जो कपलेट है उसमें से एक को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। और कपलेट में जो हर एक स्टेटमेंट है उसको कहते हैं लेड। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड और लेड। मतलब मैंने कहा ना फूल है ये एक लेड है, फूल नहीं है ये भी एक लेड है, लेकिन दोनों को एक साथ क्या कहा जा रहा है, कपलेट कहा जा रहा है। देखिए separate taxonomic keys are required for each taxonomic categories। हर एक कैटेगरी के लिए अलग टैक्सोनॉमिक की चाहिए होती है। याद रखिएगा हर एक कैटेगरी के लिए अलग की यूज की जाएगी, सच एज फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग की जाएगी। कीज जो हैं एनालिटिकल होती हैं नेचर में। कैसी होती हैं कीज, दीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि कीज जो हैं वो नेचर में एनालिटिकल हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि आप कुछ चीज को एनालाइज करते हो तभी बताते हो। तो कीज में ऐसा ही होता है, पहले आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ता है कि क्या सीड है या नहीं है, तो आप एनालाइज करेंगे तभी आंसर करेंगे ना, इसीलिए कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ओके, दूसरी जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, पिछला भी पूरा क्लियरली मेंशन था, तो क्या आता है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। आपको किसी चीज के बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है, उसको एज ए रेफरल यूज किया जाता है ना। जैसे हमने पढ़ा था हर्बेरियम को एज ए रेफरल यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सीनियर्स ने जो था वो हर्बेरियम बनाया, तुम्हारे टीचर अगली बार उसी हर्बेरियम को तुम्हें दिखा देंगे कि देखिए ये हर्बेरियम है, इसमें से देख लीजिए, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। ठीक, तो एज ए रेफरल यूज किया जाता है। अब ये जो जितने फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स हैं, दे ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये भी सही जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। अब ये फ्लोरा क्या है, सबसे पहले जानते हैं फ्लोरा क्या है बेटा। एक जो एरिया है उसमें कौन कौन से जो फ्लावर हैं वो पाए जा रहे हैं, कौन कौन से पेड़, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। तो एक एरिया में कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं, कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का एक बुक में डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा अलग अलग सबको। फ्लोरा कंटेन्स the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। समझ गए क्या बताता है फ्लोरा,
कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उनका हैबिटेट है, किस जगह, किस वाली जगह, शेड वाली जगह रहना पसंद कर रहे हैं या फिर कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैबिटेट कैसा है। तो एक एरिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं वो हमें कौन बताता है, फ्लोरा। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो आपको सिर्फ क्या मिलता है, इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स पता है ना तुम्हें, जैसे तुम्हारा रोल नंबर लिखे जाते हैं, रोल नंबर वाइज नाम लिखे जाते हैं, वो भी किस में लिखे जाते हैं, इंडेक्स में लिखे जाते हैं। तो फ्लोरा में जो है उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीसीज होंगी, ये सब जो है लिखी गई होती हैं। याद रखेंगे, आपको इंडेक्स मिलता है प्लांट स्पीसीज का। अब मैनुअल्स क्या करता है, ठीक है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो मैनुअल्स जो है किसी भी एरिया में क्या करता है, जो भी किसी भी एरिया में जो स्पीसीज पाई जा रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनके नाम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनके बारे में उसमें फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक, पूरा इंफॉर्मेशन लिखा होगा। जैसे तुम्हें कोई प्लांट दिखा लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली क्या है, मैनुअल खोलो, उसके कैरेक्टर्स देखो किसके साथ मैच कर रहे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा और तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि स्पीसीज का नाम क्या है। फ्लोरा में तो सिर्फ लिखा गया होगा कि कौन कौन सी स्पीसीज इस एरिया में हैं। मैनुअल्स में उन स्पीसीज को डिस्क्राइब भी किया जाता है। ठीक, मोनोग्राफ क्या है? अब मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल, मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन का ही इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने कहा जीनस सोलेनम, ठीक, तो मोनोग्राफ में सिर्फ सोलेनम ही जीनस का जो है वो जानकारी दी होगी, बाकी किसी की नहीं दी होगी। तो उसमें एक ही टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन हो, उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। अब कैटलॉग क्या हो गया? इज अ रजिस्टर दैट डिस्क्राइब ऑल स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। कैटलॉग जो होता है, कैटलॉग में भी आपको एक रजिस्टर की तरह होता है कैटलॉग, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के बारे में नाम तो लिखा होता है, थोड़ी थोड़ी जो है वो जानकारी भी लिखी जाती है। तो फ्लोरा में किसी पर्टिकुलर एरिया की सिर्फ स्पीसीज बताई जाती हैं, ये स्पीसीज यहाँ पाई जा रही हैं प्लांट्स की। कैटलॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पीसीज भी मिलेंगी, उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, और मैनुअल में जो है थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। मोनोग्राफ किसी एक ही टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, एक ही टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। समझ के ना? तो इन सबको यूज करके तुम किसी भी प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आया था। ठीक है, अब ये लॉ क्यों आया? ये लॉ इसलिए आया क्योंकि पहले लोग अपनी ऐशो आराम की जिंदगी दिखाने के लिए शिकार पे जाते थे, शिकार करते थे, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो खत्म होते जा रहे थे। इसीलिए कुछ ना कुछ लॉ बनाने की जरूरत थी कि लॉ बनाया जाए जिसके अंडर एक लिमिट रखी जाए किसी जानवर को पकड़ने की, उसको मारने की। अगर आप इसको मारेंगे तो आपको जो है वो ये फाइन भरना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रायर टू परमिशन फ्रॉम सुटेबल अथॉरिटी हैव बिकम पनिशेबल। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो किल करना था जंगली जानवरों को, उनको पकड़ना, उनको मारना जो था, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन के, वो दंडनीय बना दिया गया। नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज जो हैं वो इसी लॉ के अंडर बनाई गई। ठीक है, नेशनल पार्क के में एनिमल्स को, प्लांट्स को सेव रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं किया जाता जैसे बोटैनिकल गार्डन में नेचुरल हैबिटेट से ले आते हैं ना, फिर आर्टिफिशियली उनको अच्छे से खुद केयर करके ग्रो करते हैं। नेशनल पार्क में एक पूरे जंगल को ही क्या बना दिया जाता है? नेशनल पार्क, और उसमें बोला जाता है कोई ना आए, कोई यहाँ पे किलिंग ना करे, हंटिंग ना करे। ठीक है, तो देखिए
इट इज अडॉप्टेड बाय ऑल द स्टेट ऑफ कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आया था। जम्मू कश्मीर के अलावा सब जगह लागू होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। ठीक, इट वॉज अमेंडेड इन 1991। 1991 में इसकी थोड़ी चेंजेस लाए गए थे। ठीक, अब नेशनल पार्क एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जिसको कि प्लांट्स और एनिमल्स की सेफ्टी के लिए कंजर्व कर दिया जाता है। वहां पे लोगों को पशु नहीं चराने दिए जाएंगे, वहां पे लोगों को जो है वो पेड़ काटने नहीं दिए जाएंगे, जंगली जानवरों को मारने नहीं दिया जाएगा। मतलब एक एरिया को बिल्कुल जो है वो कंजर्व कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है। किसी को वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने की कोई परमिशन नहीं होती। देखिए, इट इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स और कल्टिवेशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो समझ गए, कंप्लीटली जो है वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए जो है स्ट्रिक्टली इनको रिजर्व कर दिया जाता है नेशनल पार्क को। और यहाँ पे ना ट्रीज की कटिंग होती है, ना जंगली जानवर जो हैं वो चढ़ सकते हैं। ठीक है, और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ जैसा है वैसे ही इनको रख दिया जाता है, थोड़ी बहुत केयर खुद से की जाती है बस। ठीक, नो प्राइवेट राइट्स और हैबिटेट मैनिपुलेशन आर अलाउड। कोई भी किसी को हक नहीं है कि वो उस जमीन को अपना कहे या कहीं भी जो है किसी भी तरह के एरिया में छेड़छाड़ करे। ठीक, these are controlled by central government and administrated by state government। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंडर जो है ये होते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो वहाँ पे छोटी मोटी कार्यवाही पूरी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन तब भी ऊपर से जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। These are reserved for conservation of both flora and fauna। तो चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, सबकी कंजर्वेशन की जाती है। टोटल एनसीईआरटी 12th के अकॉर्डिंग, हालांकि ज़्यादा नेशनल पार्क हैं लेकिन एनसीईआरटी 12th में ये मेंशन है, मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है। 90 नेशनल पार्क हैं इंडिया में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हालांकि अब नेशनल पार्क जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पे नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल पार्क जो था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में बना था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, गिर नेशनल पार्क गुजरात। गिर गुजरात क्या, जो एशियाई लायन है उसके लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, वन हॉर्न राइनोसोरस यहीं पाए जाते हैं। क्यूलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन यहाँ होते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सारे लिखेंगे और बार बार इनको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक, नाउ व्हाट इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक तरह का क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम होता है जिसमें क्या होगा, इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंजर्व्ड। बायोस्फीयर रिजर्व में भी प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क ये समझ लो कि थोड़ा छोटा एरिया होता है जिसको कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, और इसमें बहुत मतलब अलग अलग जोन में इसको बांटा जाता है। तो जैसे कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, और जिसको हम मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं। कोर जोन जो बिल्कुल अंदर वाला जोन होता है, कोई ह्यूमन की एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। ठीक है, और ट्रांजिशन जोन में बहुत सारी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। टोटल इंडिया में कितने हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सबसे बाहर वाला एरिया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिखाया जा रहा है। सबसे बाहर वाला एरिया है जहाँ पे ह्यूमन सेटल्ड हुए हैं, मतलब आप क्या है यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड हैं। ट्रांजिशन जोन यहाँ पे मार्क किया गया है, अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट एंड क्रॉप कल्टिवेशन। मतलब अगेन कुछ ही लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउड होंगी जब तक क्या नहीं होता है, ट्रांजिशन जोन ही मैनिपुलेशन जोन है, इसीलिए
ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन अलाउड है, ठीक। बफर जोन में कोई टूरिज्म नहीं होगा, कोई एनिमल्स का ग्रेजिंग नहीं होगी, ठीक, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं, थोड़ी थोड़ी। कोर जोन में कोई ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। तो याद रखेंगे कितने हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। व्हाट अबाउट दी सैंक्चुरी, सैंक्चुरीज जो हैं वो जैसे नेशनल पार्क में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंजर्व किया जाता है, सैंक्चुरीज में हालांकि प्लांट्स भी होते हैं लेकिन मेन कंजर्वेशन जो है वो एनिमल्स को दिया जाता है। तो दीज आर द एरियाज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए कंजर्व किया गया है ये एरिया। बिल्कुल उनको बोल दिया जाता है ये सैंक्चुरी है, किसी भी जंगल को बोल दिया जाएगा कि ये सैंक्चुरी है और इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्लांट्स को हालांकि इतना सैंक्चुरीज में प्रोटेक्शन नहीं होती है, ठीक। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट अफेक्ट एनिमल्स एडवर्सली। ह्यूमन की मतलब हम पेड़ को काट सकते हैं लेकिन एनिमल्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भारत में, ठीक है। तो ये था यहाँ तक आपका पूरा टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब मैं आपका एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर लूंगी, पर आपको ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको कंप्लीट करने हैं बेटा। हर एक लाइन को दोबारा से सुनिएगा, लेक्चर दोबारा से देखिएगा, ठीक, और अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आप नीट 2021 के एस्पिरेंट हैं या 2022 के एस्पिरेंट हैं? आप हैं नीट 2022 के एस्पिरेंट। तो ऑल द बेस्ट, अभी से तैयारी करो, 2 साल की मेहनत ही लास्ट में रंग लाती है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू।